नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं का मिलन, उद्धव बोले बिखरे तो होंगे खत्म। ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर फडणवीस ने कसा तंज, कहा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पुतिन जेलेंस्की साथ आ गए हों। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जताई चिंता, कहा 2 दिन रहा और बीमार हो गया। अरावली की नई परिभाषा पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल। क्रिसमस से पहले रूस का बड़ा अटैक, जेलेंस्की ने कहा कूटनीति को नुकसान ना पहुंचाए मॉस्को। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। करीब 2 दशक बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए एक मंच पर आ गए हैं। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के गठबंधन का औपचारिक ऐलान बुधवार को किया गया है। मुंबई के वर्ली स्थित ब्लू सी होटल में दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने मराठी मानुस को एकजुट रहने का संदेश दिया। उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अब चूक हुई तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने चेताया है कि बिखराव की कीमत मराठी समाज को भारी पड़ सकती है। ये गठबंधन सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि मराठी अस्मिता की लड़ाई है। इस ऐलान के साथ ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। गठबंधन की घोषणा करते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि किसी भी आपसी मतभेद से बड़ा महाराष्ट्र है। उन्होंने बताया है कि एक इंटरव्यू के बाद ही दोनों दलों के साथ आने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। राज ठाकरे ने कहा है कि मुंबई के लिए शिवसेना और मनसे की युति आज औपचारिक रूप से घोषित की जा रही है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला बाद में होगा। इस बयान को भाजपा पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने समर्थकों से महाराष्ट्र और मराठी मानुस के साथ खड़े रहने की भी अपील की। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में तीखे शब्दों में विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र को कमजोर करने की साजिशें दिल्ली में बैठकर रची जा रही हैं। उद्धव ने दोहराया है कि यह साथ किसी मजबूरी में नहीं बल्कि कर्तव्य के तौर पर किया गया है। अगर कोई मुंबई या महाराष्ट्र को मराठी मानुस से अलग करने की कोशिश करेगा तो उसे राजनीति में खत्म कर दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने चेताया है कि एक बार की चूक सब कुछ खत्म कर सकती है। दोनों ठाकरे बंधुओं का संदेश आज की राजनीति में सबसे अहम माना जा रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बुधवार को शिवसेना, यूबीटी और मनसे के गठबंधन के ऐलान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हों। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा है कि मानो पुतिन और जेलेंस्की बातचीत की मेज पर बैठ गए हों। उनके बयान से साफ संकेत मिला है कि भाजपा इस गठबंधन को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। सीएम ने कहा है कि मीडिया और विपक्ष इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखा रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा है कि शिवसेना, यूबीटी और मनसे दोनों ही पार्टियां अस्तित्व के संकट से गुजर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बार बार रुख बदलने से इन दलों ने जनता पर भरोसा खो दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इनका पारंपरिक वोट बैंक कमजोर हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया है कि ऐसे में दोनों के साथ आने से क्या फर्क पड़ने वाला है। सीएम ने दावा किया है कि यह गठबंधन सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश है। जिन दलों की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं बची वे चुनाव नहीं जीत सकते। अंत में फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता सब देख रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे इंसानी जीवन के लिए गंभीर खतरा बताया है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी चिंता जाहिर की है। एक किताब विमोचन कार्यक्रम में गडकरी ने बताया है कि केवल 2 दिन दिल्ली में रहने के बाद उन्हें संक्रमण हो गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यह आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। गडकरी ने इस स्थिति को लेकर सरकार और जनता दोनों को सतर्क रहने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है और समय पर कार्रवाई आवश्यक है। नितिन गडकरी ने प्रदूषण के मुख्य कारण के रूप में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल और डीजल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि देश अभी भी कच्चे तेल के आयात पर 22 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन और बायो ईंधन की ओर ध्यान देने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि प्रदूषण रोकने और
ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इन उपायों को अपनाना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रवाद है कि देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और जबकि समाधान हमारे हाथ में ही है। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में अरावली पहाड़ियों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि अरावली की नई परिभाषा को जनता से छिपाकर आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि इस नई परिभाषा का विरोध देश की प्रमुख संस्थाओं ने किया है, फिर भी सरकार अपने कदम पर अड़ी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यह बदलाव आखिर किसके फायदे के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक टकराव और पर्यावरणीय चिंता इस मुद्दे को और संवेदनशील बना रही है। जयराम रमेश ने कहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी पहले ही इस परिभाषा का विरोध कर चुके हैं। इसके बावजूद सरकार इसे लागू करने पर अड़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि अरावली भारत की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और उनके संरक्षण के बिना देश के भविष्य के साथ समझौता होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली केवल ऊंची चोटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके निचले हिस्से और आसपास के इलाके भी जलवायु संतुलन, भूजल रिचार्ज और जैव विविधता के लिए जरूरी है। अगर इन हिस्सों को कानूनी संरक्षण से बाहर किया गया तो प्रदूषण और पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर संरक्षण नीति को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा ग्रीन अरावली को बढ़ावा दिया है। यादव ने कहा है कि अरावली क्षेत्र का 90% से अधिक हिस्सा संरक्षित रहेगा और खनन कोई ढील नहीं दी जा रही है। सरकार का दावा है कि यह नीति पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलती है, जिससे अरावली का संरक्षण सुनिश्चित होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिसमस से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम देकर हालात और तनावपूर्ण बना दिए हैं। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर अतिरिक्त दबाव बनाने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह रूस पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मॉस्को जानबूझकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर रहा है। रूस को पीछे हटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब शांति की उम्मीदों पर पहले ही संकट के बादल हैं। सोमवार रात रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। इस दौरान 650 से ज्यादा ड्रोन और 30 से अधिक मिसाइलें दागी गई। हमले यूक्रेन के कम से कम 13 क्षेत्रों में किए गए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 साल का बच्चा भी शामिल है। रूसी हमलों का मुख्य निशाना यूक्रेन का ऊर्जा ढांचा और नागरिक बुनियादी सुविधाएं रही हैं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। हमले के बाद देश भर में आपात मरम्मत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि रूस क्रिसमस से पहले यूक्रेन के लोगों की जिंदगी अंधेरे में धकेलना चाहता है। ऊर्जा क्षेत्र को जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने बताया है कि मरम्मत दल
दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि क्रिसमस तक बिजली बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। राष्ट्रपति ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। जेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग और सहयोगी देशों के समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा है कि यही मदद यूक्रेन को मजबूती से खड़े रहने का हौसला देती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पेरियार ईवी रामासामी की 52वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए तमिल अस्मिता का जोरदार संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के लोग किसी भी दबाव के आगे सिर नहीं झुकाएंगे और पेरियार के आदर्शों, आत्मसम्मान, तर्कसंगत सोच और समानता को आगे बढ़ाएंगे। सीएम ने जनता से एकजुट होने की अपील की है और सोशल मीडिया पर भी अपने विचार साझा किए। स्टालिन ने लिखा है कि तमिलों का गर्व उनके तर्क, इंसानों के प्रति प्यार और समानता में निहित है। उनके बयानों में साफ झलकता है कि वे तमिल अस्मिता और राज्य की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी पेरियार को याद करते हुए समाज सुधारक की विचारधारा और योगदान को याद किया है। राज्य में तमिल पहचान को मजबूत करने की यह रणनीति विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम ने आगे कहा है कि केवल तमिलनाडु और तमिल भाषा की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की विविधता और समानता की रक्षा भी उनका कर्तव्य है। और साथ ही कहा है कि डीएमके एकमात्र राज्य स्तरीय पार्टी है जो वैचारिक रूप से भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। तमिलनाडु सिर्फ प्रेम और न्याय को अपनाएगा, अहंकार और दबाव के आगे नहीं झुकेगा और यह संदेश पूरे देश में स्पष्ट होगा। जब सिनेमा, क्रिकेट और म्यूजिक की दुनिया के 3 बड़े नाम एक साथ नजर आए तो फैंस का एक्साइटेड होना तय है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही थ्रोबैक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों एक साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस की है, जिसे उनके जीजा अतुल अग्निहोत्री ने शेयर किया है। तस्वीर सामने आते ही फैंस के बीच हलचल मच गई है। सलमान खान के 60वें जन्मदिन से पहले शेयर की गई इस फोटो में तीनों सितारे पूरी तरह कीचड़ में सने दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर फार्म हाउस में ऑल टेरेन व्हीकल यानी कि एटीवी राइड के बाद की है। मस्ती के बाद तीनों ने साथ में खड़े होकर यह खास तस्वीर क्लिक करवाई। फोटो में सलमान खान दाईं ओर खड़े हैं, बाईं ओर एमएस धोनी नजर आ रहे हैं और बीच में एपी ढिल्लों खड़े दिखते हैं। तीनों के चेहरे पर मुस्कान और दोस्ताना बॉन्डिंग साफ झलक रही है। आपको बता दें कि पनवेल स्थित सलमान खान का फार्म हाउस लंबे समय से उनके करीबी दोस्तों और परिवार के लिए पसंदीदा ठिकाना रहा है। यहां से पहले भी कई स्टार्स के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार फैंस को खास तोहफा मिला है जब एक ही फ्रेम में सिनेमा, खेल और म्यूजिक की दुनिया के दिग्गज साथ नजर आए। तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्यार लुटाया है। किसी ने इसे इतिहास वाला फ्रेम बताया तो किसी ने कहा कि कीचड़ में भी सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी और एपी ढिल्लों सुपरस्टार ही लग रहे हैं। लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 2026 में उतरते ही इतिहास रच दिया है। दिल्ली की ओर से आंध्रा के खिलाफ अपने पहले ही मैच में कोहली ने बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। महज 1 रन की जरूरत के साथ मैदान पर उतरे विराट ने चौका जड़कर लिस्ट A क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए। वो बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में एक विकेट जल्दी गिरने के बाद जल्दबाजी करने आए थे, लेकिन बल्लेबाजी करने आए और फैंस को जिस पल का इंतजार था विराट ने उन्हें यादगार बना दिया। घरेलू क्रिकेट में उनका ये कमबैक खास बन गया है। इस उपलब्धि के साथ विराट कोहली भारत के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लिस्ट A क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए हैं। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिनके नाम 21,999 रन दर्ज है। खास बात यह रही कि विराट कोहली ने 330 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर को इसके लिए 351 पारियां लगी थी। विराट अब दुनिया के सिर्फ 9वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने यह आंकड़ा छुआ है। इस लिस्ट में ग्राहम गूच, ग्रीम हिक, कुमार संगकारा, विवियन रिचर्ड्स, रिकी पॉन्टिंग, गार्डन ग्रीनीज और सनत जयसूर्या जैसे दिग्गज शामिल हैं। मैच की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 2026 में दिल्ली और आंध्रा के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक रहा। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आंध्रा ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 298 रन बनाए। आंध्रा की ओर से रिकी भुई ने शानदार 122 रनों की पारी खेली। दिल्ली के लिए सिमरजीत सिंह ने 5 विकेट झटके, जबकि प्रिंस यादव को 3 सफलता मिली। विराट की ऐतिहासिक पारी के साथ यह मैच घरेलू क्रिकेट की यादगार शाम बन गया।
तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।